हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के सिलेबस के रिलेटेड है और जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। इकोनॉमिक सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द रीजन बेस्ट सूटेड व्हाई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मेक अ फिस्कल पॉलिसी। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फिस्कल पॉलिसी क्यों फ्रेम करती हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम ये समझेंगे फिस्कल पॉलिसी होता क्या है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर करेगी और कितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को फ्रेम करती है। अब क्वेश्चन है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी फ्रेम क्यों करती है? बिकॉज गवर्नमेंट के माइंड के अंदर ये होता है, हमारी कंट्री एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप कैसे हो जाए, इसीलिए वो फिस्कल पॉलिसी को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे ऑप्शंस पे। यहां पे हमने सेलेक्ट करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नाउ अगर हम बी ऑप्शन को देखेंगे, बी ऑप्शन है एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट सूट करता है, बिकॉज फिस्कल पॉलिसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इसलिए बनाती हैं ताकि वो डेवलप बन जाए। अब वो डेवलप कैसे बनेगी? जब जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, और जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज में वो भी इंक्रीज करे। उसी केस में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या बन जाएंगी, डेवलप बन जाएंगी। ठीक है, यहां पे जो दूसरे ऑप्शन हैं ये भी मिलते जुलते हैं, लेकिन जो बेस्ट, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो हमारे पास है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ कमोडिटी इज सोल्ड एट अ लोअर प्राइस इन फॉरेन मार्केट एंड एट अ हायर प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट्स देन द स्ट्रेटेजी इज नोन एज। जब एक कमोडिटी को लोअर प्राइस पे बेचा फॉरेन मार्केट में एंड अपनी मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे हायर प्राइसेस पे बेचा जाए, उसको हम कहते हैं डंपिंग। नाउ इस क्वेश्चन को मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ किस कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा सस्ते हैं, अगर आप किसी अनपढ़ से भी पूछोगे वो भी आपसे यही कहेगा चाइनीज। ठीक है, अब चाइना क्या करता है, चाइना इस डंपिंग वाली स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता है। वो क्या करता है, जैसे इंडिया में अपने गुड्स को सस्ते बेचेगा और अपनी कंट्री में उससे थोड़ा महंगा बेचेगा। बिकॉज इस वजह से क्या होगा, वो इंडिया की मार्केट को भी क्या करेगा, कैप्चर करेगा। पहले पहले सस्ता बेचेगा, फिर आराम आराम से रेट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी स्ट्रैटेजी को, इसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, डंपिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज मेनली यूज्ड टू कंप्यूट। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या कंप्यूट करता है? नाउ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट the increase in the prices of goods and assets year by year due to inflation. Cost inflation index मेजर करता है कि गुड्स एंड एसेट्स की कितनी प्राइसेस इंक्रीज हो गई ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कंप्यूट करता है लॉन्ग टर्म गेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2017 जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है इसका जो बेस ईयर पहले होता था वो 1981-82 होता था, लेकिन अब जो है
वो 2001 एंड 2002 है इसका बेस ईयर। ओके, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कास्ट। ये जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के रिलेटेड नहीं है, सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास जो गिवन कास्ट है इनमें से कौन सा हमारे पास वेरिएबल कास्ट है। ना हमारे पास एक कास्ट होती है वेरिएबल, दूसरी हमारे पास होती है फिक्स। अब इसको कैसे याद रखना है, इसकी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। अगर कास्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगी, यानी जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो कास्ट के अंदर कोई चेंजेस आएगी, तो उस कास्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कास्ट। अगर प्रोडक्शन पे कास्ट डिपेंड नहीं करेगी, चाहे प्रोडक्शन बढ़े कम हो जाए, कास्ट जो है फिक्स रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स कास्ट। ठीक, नाउ अब हम ऑप्शन पे आते हैं। देखो, रेंट है, फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री खोली, ठीक है, आपने एक घर रेंट पे लिया, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, रेंट आपको देना पड़ेगा, यानी हमारे पास रेंट क्या है, फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी, उस फैक्ट्री में आपने कुछ एम्प्लॉय रखे, चाहे अब उन एम्प्लॉय से आप काम लो या ना लो, आपको सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद यूटिलिटी कास्ट, यूटिलिटी कास्ट क्या होता है, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उनकी कास्ट, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया। ठीक, नाउ अब यूटिलिटी कास्ट ही हमारे पास वेरिएबल कास्ट है। अब देखो, आपने उस फैक्ट्री में बिजली भी लगाई, मीटर लगा होगा, अब जितनी बिजली आप इस्तेमाल करोगे उतने उस मीटर पे चढ़ेगी, उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करोगे तो आपको बिजली का किराया कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, फिर जितनी प्रोडक्शन करोगी उतनी ही आपको ये कास्ट लगेगी। मींस यूटिलिटी कास्ट डिपेंड करेगी प्रोडक्शन पे, हेंस यूटिलिटी कास्ट इज वेरिएबल कास्ट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड स्विंग। नाउ जो हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, वहां पे हमारे पास तीन स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, इसके बाद जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है बट डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक, उसके बाद यहां पे हमारे पास टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, इसके बाद क्या करता है, डिक्रीज प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज के एंड पे, ये सेकंड स्टेज का एंड है, तो यहां पे हमारे पास प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल है, बिकॉज इसके बाद प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। ठीक है, हेंस हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अच्छे से देखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको पूरे डिटेल में समझाया है, इसकी जितनी भी स्टेजेस हैं हर एक स्टेज के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ऑलरेडी स्पेंट एक्सपेंसेस बाय अ फर्म बट द सेम आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक्स। हमने यहां पे देखना है कौन सी कॉस्ट रिप्रेजेंट करती है एक्सपेंसेस, यानी हमने खर्चा तो किया बट हमने उसको अकाउंट की बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक, अब देखो हम इन सारी कॉस्ट को वन बाय वन समझेंगे। पहले हमारे पास संक कॉस्ट। संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई फैक्ट्री ओपन की, वहां पे आपने एम्प्लॉय लगाए, ठीक है, उनको आपने ट्रेनिंग दी, अब आपने उनको ट्रेनिंग दी, उसके बाद आपने आपकी फैक्ट्री बंद हो गई, जो ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। इसके बरकस अगर आपने एक मशीन खरीदी है, वहां पे आपको कॉस्ट लगी, फिर उस मशीन को आप बेच सकते हो तो वो कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। ठीक है, ओके। सेकंड हमारे पास है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नाउ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पे एक मैनेजमेंट का कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल कॉस्ट के ऊपर नहीं होता है। जैसे हमने एक घर किराए पे लिया, वहां पे हमने एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया, नाउ जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी फर्म की, हमारी फैक्ट्री की मैनेजमेंट है, उसका
इस घर के ऊपर जो रेंट लग रहा है उसके ऊपर कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। वो जो मालिक है वो अपने हिसाब से रेंट रखेगा, इंक्रीज करेगा या घटाएगा, वो उसको अपनी मर्जी है। ठीक है, ऐसी कास्ट को हम क्या कहते हैं? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लिसिट कॉस्ट। नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कास्ट है जो रिलेटेड है कंपनीज के ओन रिसोर्सेज। यानी अगर मैं कोई कंपनी ओपन करूंगा और फिर खुद उस कंपनी में काम करूंगा, वो क्या हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ऐसी कास्ट को हम अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मैं ये कभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा कि मैं कितनी मजदूरी लूंगा, बिकॉज कंपनी मेरी है और मैं कंपनी से डायरेक्ट कोई मेरी सैलरी नहीं होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इसी के अपोजिट हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि जो एक नॉर्मल कॉस्ट है। जैसे मैं लेबर हायर करूंगा तो वो हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या कोई मशीनरी हायर करूंगा वो हो गई हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो यहां पे हमारे पास सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस पॉइंट टू अ डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिमांड फॉर पेरेंट प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है? बताओ जब एक चीज की डिमांड हो, किसकी वजह से? किसी और चीज की वजह से, उस डिमांड को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। जैसे अगर मैं एक घर बना रहा हूं, ठीक है, वहां पे मैंने एक मिस्त्री लगाया, ठीक, अब मिस्त्री की वजह से मुझे मजदूर भी लगाने पड़ेंगे, बिकॉज अकेला मिस्त्री कुछ नहीं करेगा। तो मिस्त्री की वजह से क्या हो गई? मजदूर की डिमांड हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिराइव्ड डिमांड। नाउ यहां पे इसी के रिलेटेड है दूसरा कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जब हम एक चीज की डिमांड इसलिए करते हैं बिकॉज इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे हमारे पास टिम्बर है। अब टिम्बर किस किस के लिए हम डिमांड कर सकते हैं? हाउस बनाने के लिए, फर्नीचर है, पेपर है, पेन है, एंड सो ऑन। या हम मिल्क के एग्जांपल लेंगे। आप मिल्क खरीदोगे, उससे आप बटर बना सकते हो, उससे आप घी बना सकते हो, कर्ड बना सकते हो, और बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो ऐसी डिमांड को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट डिमांड। ओके, सो ये थे हमारे पास इकोनॉमिक सेक्शन के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स पोर्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।